नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बार भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया। वहीं कई अफ्रीकी देशों के नेताओं ने दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए उन्हें भारत अफ्रीका संबंधों का वास्तुकार बताया। हालांकि पंडित नेहरू को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया। बड़ी सी स्क्रीन पर मिस्र के राष्ट्रपति गामेल अब्देल नासिर के साथ नेहरू की तस्वीर दिखाई गई। मोदी ने गांधी मंडेला के जिक्र के साथ ही नाइजीरिया व मिस्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं वेले सोइका और नगुयोत तहफोज का नाम लिया, मगर नेहरू और इंदिरा गांधी की बात नहीं। संजना सिंह। कुछ घटनाओं की आड़ में चंद साहित्यकारों द्वारा पुरस्कार लौटाने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हताशा भरी कार्यवाही बताया है। संघ ने पहली बार इस मसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों का गैंग मोदी सरकार और आरएसएस के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल है। कुछ घटनाओं की आड़ में चंद साहित्यकारों द्वारा पुरस्कार लौटाने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हताशा भरी कार्यवाही बताया है। संघ ने पहली बार इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों का गैंग मोदी सरकार और आरएसएस के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल है। यहाँ आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक आरंभ होने के बाद सहसर कार्यवाह दत्तोश्री होसबोले ने कहा कि ऐसे लोग जो राजनीतिक तौर पर पूरे ग्रह से ग्रसित और हताशा से पीड़ित हैं, अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं। उन्होंने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हाशिए पर चल रहे ऐसे लोग संघ को सहिष्णुता का पाठ न पढ़ाएं। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 8 सालों से ये तथाकथित बुद्धिजीवी कहाँ थे, जब हमें अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया गया। बार बार प्रतिबंध लगाकर आवाज दबाने की कोशिश की गई। जो राष्ट्रवादी सोच विचार पर चर्चा तक करने को तैयार नहीं थे, वे आज सहिष्णुता की बात कह रहे हैं। ऐसे लोग भले ही संघ को मान्यता देने से मना करें, लेकिन हमें आम लोगों ने स्वीकार किया है। जिन लोगों की दुकानदारी बंद होने के कगार पर है, वही हताशा से घबराई हुई बातें कर रहे हैं। इससे पूर्व संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में सभी प्रांतों के संघ चालक कार्यवाह समेत लगभग 400 वरीय पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड से सरीन खान की रिपोर्ट। खंडवा में सिपाही सहित 3 लोगों की हत्या करने वाले सिमी सरगना अबू फैजल को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही अदालत ने उनके एक साथी को आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है। खंडवा में सिपाही से सहित 3 लोगों की हत्या करने वाले सिमी सरगना अबू फैजल को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही अदालत ने उसके एक साथी को आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है। दोनों को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। जिला अदालत में आज विशेष न्यायाधीश BS भदौरिया की कोर्ट में सिमी आतंकवादियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनवाई हुई। खंडवा में 3 पुलिया क्षेत्र में करीब 8 साल पहले सिमी आतंकियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सिपाही सीताराम यादव सहित एक वकील विजयपाल रविशंकर पारे को मारकर वे भाग गए थे। इसी मामले में अबू फैजल मेहताब तथा 3 अन्य उनके साथी आरोपी बनाए गए थे। मेहताब को अदालत ने जमानत दे दी थी और आज वह अदालत में पेश हुआ था। विशेष न्यायाधीश भदौरिया की कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद अबू फैजल को धारा 302, 120, 20, 16, 18 UAPA एक्ट और 25, 27 आर्म एक्ट में दोषी पाया है। वहीं मेहताब को अदालत ने आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है। मामले के 3 आरोपी अभी फरार हैं। विशेष न्यायाधीश ने मामले में शनिवार को सजा सुनाने का आदेश किया है। आज माननीय 16वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से अभियुक्त अबू फैजल और मेहताब के प्रकरण में फैसला दिया गया है। यह प्रकरण दिनांक 28/11/2009 को अबू फैजल, मोहम्मद असलम, शेख महबूब, जाकिर हुसैन और मोहम्मद एजाजुद्दीन, ये सभी सिमी के आतंकवादी हैं। इनके द्वारा सिमी संगठन की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए और जो ATS MP जो काम कर रहा था सिमी संगठन के खिलाफ, उसको डिमोरलाइज करने के लिए
आरक्षक सीताराम की हत्या की गई थी खंडवा में, तो उस केस में आज फैसला आया है। उसमें अभियुक्त अबू फैजल को धारा 302, 302, 120B, धारा 16, 18 UAPA एक्ट और धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में दोषी माना है। दंड के प्रश्न पे कल सुना जाएगा। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। कैदियों के साथ मारपीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महोबा जेल में जन्माष्टमी के दिन बार बाला के अश्लील डांस का वीडियो सामने आया है। कैदियों के साथ मारपीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महोबा जेल में जन्माष्टमी के दिन बारबाला में अश्लील डांस का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो जेल में बंद किसी कैदी द्वारा मोबाइल से बनाया गया है। जेल में बंद पेशेवर अपराधी खुलेआम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल में हुए अश्लील डांस में कैदियों ने भी जमकर ठुमके लगाए और बार बाला पर पैसे लौटाए। महोबा जिला उप कारागार अपनी कार्य प्रणाली के चलते आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। जेल में जुआ और नशे के कारोबार की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। कहा जाता है कि जेल जिंदा इंसान के लिए नर्क है, लेकिन महोबा जेल में ऐसा नहीं है। इस जेल में बंद पेशेवर अपराधियों के लिए यह जेल ऐशगाह बनी हुई है। बीते रोज जेलर आनंद सिंह की पिटाई से जिला अस्पताल पहुंचे कैदियों ने भी जेल में हो रहे नालबंद जुए और गांजा अफीम के नशे के कारोबार का खुलासा किया था। महोबा जेल इससे पहले भी बार बालाओं के डांस होने पर सुर्खियों में आ चुका है, जिसमें तत्कालीन जेलर और डिप्टी जेलर पर कार्रवाई की गाज गिरी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस जेल में नुमाइंदों को किसी का खौफ नहीं है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर जेल में हुए बार बाला का अश्लील डांस का वीडियो सामने आया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगा रही है यह बार बाला। जेल के अंदर यह जश्न जन्माष्टमी के दिन हो रहा था। बार बाला के साथ कैदी भी मदमस्त हैं, तो वहीं कुर्सियों पर बैठे सिपाही भी जमकर बार बाला के ठुमकों के मजे ले रहे हैं। माहौल इस कदर रंगीन है कि कैदी हाथों में पैसे लेकर बार बाला पर उड़ा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि कैसे डांस करती हुई बार बाला वर्दीधारी सिपाहियों के गाल खींच रही है। जेल के अंदर हो रहे इस फिल्मी डांस को किसी कैदी ने ही अपने मोबाइल में कैद किया है, जो किसी तरह मीडिया के हाथ लगा है, जिससे इतना तो साफ है कि बंदिश के बाद भी जेल में कैदी खुलेआम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पेशेवर बदमाशों के हाथों में बड़ी आसानी से जेल के अंदर मोबाइल मिला हुआ है, जिससे अपराधी किसी भी बड़े अपराध को जेल के अंदर से अंजाम दे सकते हैं। इस पूरे मामले में कई बार जेलर आनंद सिंह से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। वहीं जिले के आला अधिकारी भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। जेल के अंदर हो रहे कारनामे जनपद में चर्चा का विषय बन गए हैं। अब देखना ये होगा कि अधिकारी की नजर जेल में हो रहे नाजायज कामों पर कब पड़ती है। इस समय जेल के अंदर जेलर जुआ खिलवा रहा है और जब देखता है कि जेल के अंदर पैसा ज़्यादा आ गया है तब एकदम से जब्ती कर देता है। जब्ती का अभियान चालू करता है। जब 1 लाख रुपए जब्ती होती है तो 16-17 हज़ार रुपये दिखाता है जब्ती में। जेल के अंदर 100 रुपये की गांजे की पुड़िया बिकवाता है। जेल के अंदर 1000 रुपये की दारू की बोतल बिकवाता है। कोई भी नशीला पदार्थ जिसकी आपको आवश्यकता है वो सब जेलर मुहैया कराता है। उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। तो सुविधा मुविधा नहीं देते, जुआ खिलवाते हैं वो वहाँ। और किसी ने उनसे ये कह दिया कि ये लोग जुआ खेलने के इच्छुक हैं, तो उसने हमसे पैसे मांगे गए। हमने कहा भाई हमें कोई जुआ नहीं खेलना है। जुआ खिलवाता है, चरस भी बिकवाता है, जेल में दारू भी बिकती है, कैंटीन भी चलती है, जो भी इलीगल काम होते हैं वो पूरे कराता है। जेलर साहब ना लेते हैं 3000 रुपये रोज। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। किसानों को राहत राशि देने के लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। अब सरकार पैसे जुटाने की जुगत में एक बार फिर बाजार में 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। किसानों को राहत राशि देने के लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। अब सरकार पैसे जुटाने की जुगत में एक बार फिर बाजार से 3000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। इस संबंध में वित्त विभाग के अफसरों ने आरबीआई के माध्यम से खुले बाजार में कर्ज लेने का प्रस्ताव तैयार किया है। उधर वित्त मंत्री जयंत मलैया ने दिल्ली जाकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर प्रदेश की माली हालत का हवाला देते हुए 4% के ब्याज की दर से 5000 करोड़ का सॉफ्ट लोन की मांग की है। सरकार ने 3000 करोड़ के खर्चों पर रोक लगा दी है।
जिसमें से 327 करोड़ सिर्फ जल निगम के कार्यों का है। वित्त मंत्री ने केंद्र से फसल बीमा में 3000 करोड़ की राशि में 50% राज्य का हिस्सा केंद्र से देने का अनुरोध किया है। इसके अलावा नाबार्ड द्वारा पुनर्वृत्ति को 60 से बढ़ाकर 80% करने की मांग की है। हालांकि वित्त मंत्री के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने अब तक ठोस जवाब नहीं दिया है। उन्होंने इस मामले में परीक्षण करने की बात कही है। उधर वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव AP श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश के खजाने की स्थिति बताई है। इसमें बताया गया है कि प्रदेश की अनुमानित आय में कमी हो सकती है, वहीं खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। सूत्रों का तो यह तक कहना है कि अपर मुख्य सचिव ने चेता दिया है कि अब सरकार कोई बड़ी घोषणा करती है तो विषम परिस्थितियां बन सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि पेट्रोल डीजल की दरों में गिरावट सहित अन्य वाणिज्य कर से आय में 1000 करोड़ की कमी आ सकती है। वहीं NGT के कारण खनिज नीलाम न होने से खनिज आय में से 500 करोड़ की कमी आ सकती है। इसी प्रकार रियल एस्टेट व्यवसाय कमजोर होने से 300 करोड़ का झटका लग सकता है। हालांकि आबकारी महकमे से सरकार को लगभग 400 करोड़ का फायदा होने की संभावना है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि वेतन भत्तों का भार खजाने पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही किराए के वाहन लेने का एक खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है। यह पहला अवसर है कि बजट पारित होने के 2 माह बाद से सरकार लगातार हर माह बाजार से कर्ज उठा रही है। जून 2015 से अब तक 6000 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। अब इस माह फिर से 3000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है। इसके चलते प्रति व्यक्ति पर 420 रुपए का कर्ज बढ़ना तय है। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति 14,980 रुपए के कर्ज में है। प्रदेश सरकार पर कुल 1,10,08,063.64 लाख करोड़ का कर्ज है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने जून में 1000, जुलाई में 1500 और अगस्त में 1500 करोड़ और हाल ही में 1100 और 23 सितंबर को 1000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। प्रदेश में किसान परेशानी में है, सरकार उनके साथ खड़ी है। हम सारे खर्चे रोककर किसानों के आंसू पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने वित्त विभाग को 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने को कहा है। इसके अलावा हमने केंद्र से अन्य जरूरी मदद के साथ कम ब्याज पर 5000 करोड़ का कर्ज देने का आग्रह किया है। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।